Hello students, how are you doing? I hope you all are fine. In the last classes, we discussed wave mechanical or quantum mechanical model of an atom. This model is based on two important concepts, de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle. These concepts says that electron is a wave or a new type of wave called matter wave, right? And then this matter wave is described by Schrödinger wave equation in terms of probability factor, जिसको हम वेव फंक्शन भी कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं, ये सिंबल बना हुआ है कुछ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड साई स्क्वायर और जाई स्क्वायर, राइट? तो दिस matter wave is described by Schrödinger wave equation, and this psi square gives the concept of orbitals, जिसकी डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में करी थी कि ऑर्बिटल्स जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट्स के साथ, डी ब्रॉय और हाइजेनबर्ग के साथ ये निकल के आया कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं. हम जब भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या फिर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, और जिस 3D रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें उसे सॉल्व भी नहीं करना है, लेकिन मैथमेटिकली जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो वी गॉट 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स मिले और इन्हीं वेरिएबल्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स. तो टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट क्वांटम नंबर्स कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं. बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. अब इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या किया जाता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा, वो स्फेरिकल शेप है, वो डम्बल शेप है, वो डबल डम्बल शेप है, उसका शेप क्या रहा है, उसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएटेड है, राइट? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर शेल्स में मूव करते हैं, तो एनर्जी कितनी आ रही है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन 3D स्पेस क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है या फिर जेड एक्सिस पर है. तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में मिलती है थ्रू क्वांटम नंबर्स. तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है कि वो कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को अगर हमें लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 ही प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में. अगर पूछा जाए कि सोडियम का 11th इलेक्ट्रॉन या फिर सोडियम का 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, किस शेल की, किस सब शेल की, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो हम क्वांटम नंबर की हेल्प से ये चीज बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं. और क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया है श्रोडिंगर या फिर श्रोडिंजर, जैसे भी प्रोनाउंस करें, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमें मिले हैं क्वांटम नंबर्स. टोटल क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 हैं, जिसमें से 3 हमें मिले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके. फर्स्ट 3, जो लास्ट वाला है जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है, वो इलेक्ट्रॉन की अपनी प्रॉपर्टी है, राइट? तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम क्वांटम नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या आती है. देखिएगा, क्वांटम नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर विच गिव complete information about the electron in an atom. Complete information regarding its location, energy, shape, orientation and spin of electrons. एक सेट है 4 नंबर्स का, 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर का, जो इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने में यूज हो रहे हैं. अब ये 4 नंबर कौन कौन से हैं, या 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं. पहला कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन है एजाइमुथल क्वांटम नंबर,
थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हीं चारों क्वांटम नंबर्स को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। तो बात समझ में आ रही है कि हम क्वांटम नंबर्स को क्यों यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, ऑर्बिटल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने फ्रेंड को लोकेट करना हो तो आपको उसका कंप्लीट एड्रेस चाहिए होगा, तभी आप उस तक पहुंच पाएंगे। सपोज आपके फ्रेंड ने कहा कि वो लखनऊ में रहता है, तो अब लखनऊ बहुत बड़ा है, लखनऊ के साथ वो किस एरिया में रहता है, सपोज वो गोमती नगर में रहता है, उसके बाद फिर आपको उसका हाउस नंबर भी चाहिए होगा, तभी आप बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे आपका फ्रेंड प्रेजेंट हो सकता है या उसकी लोकेशन ये हो सकती है। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भी ट्रेस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एटम के अंदर कहाँ पे आएगी, कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। राइट तो वन बाय वन हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL है, मेन, ठीक है ना। मेन क्वांटम नंबर, चीफ क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n से आपको याद आया होगा कि हमने जब बोर मॉडल ड्रॉ किया था तो उसमें n = 1, n = 3 लिख रहे थे, जहां हम शेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में ही बताता है। अगर हम याद करें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एटम के अंदर शेल्स होती हैं, फिर शेल्स के अंदर सबशेल्स होती हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, और इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल n, हमें यही बताएगा कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। वो k शेल में है, वो m शेल में है, यानी कि वो फर्स्ट शेल में है, सेकेंड शेल में है, या किस शेल में है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल और मेन एनर्जी शेल। सिंपल कि n से ही, स्मॉल n से ही पता चल रहा है कि हमें क्या बताएगा कि कौन से एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जैसे जैसे एनर्जी शेल बढ़ती चली जाती है, यानी n = 1, उसके बाद n = 2, तो एनर्जी किसके साथ ज्यादा एसोसिएटेड होती है? जो सेकेंड एनर्जी शेल आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल्स में मूव करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए मूव करता है और एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जो हमने बोर्ड्स मॉडल के साथ कैलकुलेशन में फॉर्मूला के थ्रू सीखा था। बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें और क्या बताता है? इट टेल्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, कितना अवे हो रहा है, और जितना दूर होगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जो n की वैल्यूज आती हैं, दे कैन बी ऑल इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम 1 to infinity। नंबर ऑफ शेल्स आर पॉसिबल, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स आर पॉसिबल, जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इन्फिनाइट तक हैं, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स आर पॉसिबल। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जितने एलिमेंट्स नोन है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स नोन है, तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एनर्जी शेल्स आ रही हैं मैक्सिमम वो 7 तक हैं। तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है एनर्जी शेल्स के बारे में, वो 1 से लेके, फर्स्ट शेल से लेके 7th शेल तक है, ठीक है, जिसको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है। n की वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। अगर n आपको -1 दे रखा है, n आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, हाफ दे रखा है, 3/4 दे रखा है, तो पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में ही आएगी और पॉजिटिव होगी, नेगेटिव में भी नहीं होगी, ठीक है। एंड एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, साइज भी इंक्रीज करेगा एटम का और या ऑर्बिटल का, और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ऑल्सो इंक्रीजेस, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो अगर हम बात करें फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, तो एनर्जी जो है वो थर्ड शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ज्यादा एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सिंपली हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, राइट। Then second quantum number is azimuthal quantum number। azimuthal, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने पहले ही बात करी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल की सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो शेल के बारे में तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया। सबशेल के बारे में 4 सबशेल्स होती हैं हमारे पास, जिनके बेसिस पे हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बनी हुई है, जिसमें S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं।
तो वो जो SPDF टर्म्स हैं, जो स्पेक्ट्रल टर्म्स होते हैं, वही हमारी सबशेल्स भी कहलाती हैं। तो जो एजाइमुथल क्वांटम नंबर है, ये बेसिकली हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में प्रेजेंट है। वो S सबशेल में है, वो P में है, वो D में है, या वो F में है, राइट। इसके बाद जो सबशेल्स है वो G भी हो सकती है, पॉसिबल। लेकिन अभी अगेन हमारे पास जो एलिमेंट्स नोन है उसमें कोई भी G सबशेल नहीं प्रेजेंट है। हमारे पास 4 सबशेल्स हैं, S, P, D और F। डेफिनेशन पे भी आएंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में हमसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज एजाइमुथल क्वांटम नंबर, या डिफाइन एजाइमुथल क्वांटम नंबर। तो हम कैसे इसको डिफाइन करें। कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि एजाइमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो इसको हम डिफाइन करेंगे उसी वे में ही कि इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है। वो स्फेरिकल है, अगर S होगी तो वो स्फेरिकल होगी, P है तो वो डम्बल शेप होगी। तो किस तरह का शेप आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है। इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। जो वैल्यू है L की जब हम कैलकुलेट करेंगे, राइट, हमें जो दिया जाता है एप्लीकेशन पार्ट, उसमें हमें क्वांटम नंबर्स निकालने को ही दिए जाते हैं। तो जो वैल्यू हम L की कैलकुलेट करेंगे वो हम किस बेसिस पे करेंगे, हमारे पास N की वैल्यू होना चाहिए। और जो पॉसिबल वैल्यूज हैं L की, दैट कैन बी फ्रॉम 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि अगर N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 0 नहीं हो सकती लेकिन जो L की वैल्यू है वो n-1 आएगी। तो अगर L की वैल्यू N की वैल्यू 1 आ रही है तो L की वैल्यू जो है वो 0 पॉसिबल है। N की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो जो L की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, अगर N की वैल्यू 2 है तो जो L की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इससे एक कम, यानी 0 और 1, n-1 तक आनी है। 2 वैल्यूज आएंगी L की, राइट। तो इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स occupied by electron, and the value of L can be from 0 to n-1. Each value of L correspond to sub energy level or subshell. जो भी L की वैल्यू है, each वैल्यू आइदर 0, 1, 2, जो भी वैल्यू आ रही है वो बेसिकली हमें सबशेल के बारे में बताती है। देख लेते हैं हम किस तरह से। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हेडिंग दे रखी है, वैल्यू ऑफ L है हमारे पास और उसके बाद सबशेल आ रही है हमारे पास। से फॉर एग्जाम्पल अगर L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम किस सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट S सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो S सबशेल है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अभी हमने कहा कि अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल बता रहा है, ठीक है, कि किस तरह की ऑर्बिटल आएगी। तो उसके लिए हमें सबशेल को देखना होगा। अगर S सबशेल है तो जो शेप आएगा वो स्फेरिकल होगा। L की वैल्यू अगर 1 आ रही है, ठीक है, अगर L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम किस सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं, P के बारे में बात कर रहे हैं। और P जो है वो होती है डम्बल शेप, डम्बल, वही एक्सरसाइज के लिए डम्बल। अगर हमने ये एक एक्सिस बना लेते हैं और इस तरह से आते हैं, लोब्स हैं बेसिकली ये, ठीक है, तो ये डम्बल शेप आ रही है। P की जो ऑर्बिटल है डम्बल शेप है, 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह अगर L की वैल्यू 2 है तो जो सबशेल आएगी वो होगी डी सबशेल। और डी सबशेल जो होती है वो डबल डम्बल, डबल डम्बल का मतलब है एक तो ये डम्बल बनाया हमने और एक और आ जाएगा, 4 लोब्स आ जाएंगे टोटल। ये 4 लोब्स आ गए और ये भी एक्सिस पर ही होगा, ठीक है, डबल डम्बल कहलाता है, डबल डम्बल। सिमिलरली अगर L की वैल्यू 3 है तो वी आर टॉकिंग अबाउट F सबशेल की बात हो रही है। और F सबशेल जो होती है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, जिसको हम मिक्स डम्बल भी कहते हैं। जैसे P में 2 डम्बल आए थे या 2 लोब्स आए थे, सॉरी 1 डम्बल या 2 लोब्स आए थे, D में 4 लोब्स हैं। इसी तरह जो F होता है उसको हम 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर कहेंगे, यानी ऐसे 8 लोब्स उसके अंदर बन के आते हैं। और अगर L की वैल्यू 4 है तो जो सबशेल आएगी वो हमारे पास हो जाएगी G, जो अभी फिलहाल हमारे पास किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास सिर्फ 4 सबशेल्स हैं, S, P, D, F, जिनका शेप अलग अलग है। हम डिटेल में बाद में ऑर्बिटल्स के शेप की बात करेंगे। फिलहाल एक आइडिया लेने के लिए कि S इज फॉर स्फेरिकल, P का शेप इज डम्बल, D इज डबल डम्बल शेप और F जो होती है वो मिक्स डम्बल शेप होती है। तो वैल्यू ऑफ L से आपको समझ में आ गया कि कौन सी सबशेल एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि L की वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब हम कौन सी सबशेल की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट L की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब जो सबशेल की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास होगी P सबशेल। L की वैल्यू अगर हमको दे रखी है 2
तो कौन सी सबशेल होगी? एल की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डी, हम डी सबशेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डी का शेप कैसा होगा? डबल डबल शेप होगा। तो दो क्वांटम नंबर्स हमने डिस्कस किए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है, और एजाइमुथल क्वांटम नंबर जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यानी शेप क्या आएगा उस पर्टिकुलर सबशेल का, वो स्फेरिकल होगी, वो डम्बल होगी, या वो डबल डम्बल, किस सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जो दो क्वांटम नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल और एजीमुथल या एजाइमुथल क्वांटम नंबर, उनका एप्लीकेशन भी करके देख लेते हैं। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l जो है वो एजाइमुथल क्वांटम नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें n की वैल्यू 1 दे रखी है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? n-1 हमने कहा था, n-1 यानी l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इससे बड़ी नहीं हो सकती है, l की वैल्यू n से बड़ी नहीं होगी। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ n, कभी भी नहीं आएगी, हमेशा इससे कम वैल्यू होगी, याद रखिएगा। अब नोटेशन ऑफ ऑर्बिटल अगर हमसे पूछा जाए कि हम बेसिकली किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, हम किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट शेल की जीरो का मतलब है एस सबशेल, हम एस सबशेल की बात कर रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल का नोटेशन आएगा वो आएगा 1s। यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेन एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑर्बिट या फिर जैसे हम शेल कहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एस क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? सबशेल, कि कौन से सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? दो वैल्यूज आएंगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 दोनों हो सकता है। तो सेकेंड वाली जो शेल है उसमें अगर हम बात करें कि दो वैल्यूज आ रही हैं 0 और 1, तो ऑर्बिटल कौन कौन सी प्रेजेंट हो सकती हैं? 2s और 2p। 0 इज फॉर s, 1 इज फॉर p, तो 2s भी आ जाएगी, 2p भी आ जाएगी। सेकेंड जो शेल होती है उसमें सिर्फ दो ही हमारी ऑर्बिटल्स या सबशेल्स प्रेजेंट होती हैं। सबशेल्स बोलेंगे कि सबशेल्स प्रेजेंट होती हैं, एस सबशेल और पी सबशेल, ठीक है। और यहाँ इसके साथ 2 लगाना जरूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि हम किस एनर्जी शेल की बात कर रहे हैं, सेकेंड एनर्जी शेल की बात कर रहे हैं। n की वैल्यू अगर 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1 और 2 हो सकती है पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो हम इसके ऑर्बिटल नोटेशन बनाएंगे, 3 है और 0 है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 3s की बात कर रहे हैं। 3 है मेन एनर्जी शेल और उसके साथ 1 है, 1 का मतलब होता है p, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3p, ऑर्बिटल का नोटेशन आ जाएगा 3p, ठीक है। और l की वैल्यू 2 भी हो सकती है अगर n की वैल्यू 3 है, और l जो है अगर वो 2 है तो वो रिप्रेजेंट करता है d सबशेल को। इसका मतलब जो ऑर्बिटल का नोटेशन है, नोटेशन यानी ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 3d की बात कर रहे हैं, 3d में जो ऑर्बिटल्स आ रही हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, या हम d सबशेल की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर n की वैल्यू 4 आ रही है तो n की वैल्यू अगर 4 हो तो l की पॉसिबल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने कहा था 0 से लेके n-1 तक होती हैं पॉसिबल वैल्यूज, तो 0 हो गई और n-1 यानी 3 तक, तो 0, 1, 2, 3 4 वैल्यूज आ रही हैं। और ऑर्बिटल इसमें कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी हमारी? 4s, 4p, 4d और 4, और ये 3 लगा हुआ है l, तो 3 मतलब होता है f, 4f आ जाएगी। 4 प्रेजेंट है, 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास और है जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, कि अगर हमें पर्टिकुलर किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगुलर मोमेंटम हम L से ही कैलकुलेट करते हैं, यानी एजाइमुथल क्वांटम नंबर से ही कैलकुलेट करते हैं, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है h/2π √L+1। h/2π √L+1, इस फॉर्मूला से हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यू कैन सी कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम है, इसमें फॉर्मूला में कहीं भी n नहीं आ रहा है, यानी ये n पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बेसिकली एजाइमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास वेरियस सबशेल्स हैं sp-df, अगर हम उनकी एनर्जी की बात करें कि उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है, तो द एनर्जी ऑफ द वेरियस सबशेल्स इन द सेम शेल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। जैसे यहाँ पे देखिए 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है और 4f भी है।
अगर हमसे पूछा जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी एस के साथ होगी, क्योंकि एस न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होती है, और जितना ऑर्बिटल अवे होती चली जाएगी न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एस की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद पी की एनर्जी, फिर डी की एनर्जी, और एनर्जी वाइज अगर हम बात करें तो एफ सब शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा जो अलग अलग सबशेल्स हैं। आगे हम एक रूल और पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड N+L रूल। ठीक है, इससे भी हम एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। N+L रूल क्या है? N इज बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज एजाइमुथल क्वांटम नंबर। हम इसकी हेल्प से एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। कैसे? आप करके चाहे तो देख सकते हैं। जैसे जैसे N+L की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? जैसे ये 4s है, अब 4s में अगर हम N+L को लगाएं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और s का मतलब L की वैल्यू कितनी हुई? 0। टोटल कितना आ रहा है? 4। 4p। ठीक है, n की वैल्यू तो फिक्स है, 4 ही है, लेकिन ऑर्बिटल अब कौन सी आ गई, या सबशेल कौन सी आ गई? p। और p l की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका मतलब वो p ऑर्बिटल होती है, तो p है तो ये 1 आ गया, ये 5 हो गई। इसी तरह 4 + 2 = 6 हो जाएगा, और 4 + 3 = 7। तो N+L रूल के हिसाब से हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है? 4f की आ रही है। तो सारी ये सबशेल्स sp-df फोर्थ शेल में ही प्रेजेंट है, लेकिन जब हमने N+L रूल लगाया तो हमने देखा कि हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है N+L की, वो आ रही है 4f में, और जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक हमारे पास है N+L रूल, जिससे हम ऑर्बिटल्स की या फिर ये कहें सबशेल्स की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वांटम नंबर विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m और ये सबस्क्रिप्ट में लगा रखा है l, या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज सिर्फ m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा कि एक एटम के अंदर शेल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल्स के अंदर सबशेल्स होती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमें स्मॉल l यानी कि एजाइमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। अब इन सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑर्बिटल्स, राइट। ये ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कि वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वो एक्स एक्सिस पर है, वो वाई एक्सिस पर है, या वो जेड एक्सिस पर है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए n, l और m ये सारे नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, और बेसिकली m ही फिर हमें आके बताता है कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो किस ऑर्बिटल के अंदर है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल, यानी एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी इसकी इंफॉर्मेशन, या फिर हम ये कहें कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस जो है वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रोवाइड करता है। ओरिएंटेशन अलोंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस, ठीक है ना। जो ऑर्बिटल्स हैं, हमने पहले भी जब डिस्कस किया था, डिफरेंसेस किए थे ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में, तो हमने कहा था जो हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें अगर हम s को छोड़ दें तो बाकी की जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल होती हैं, यानी वो किसी ना किसी एक्सिस पे प्रेजेंट होंगी। तो बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यही बताता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल जो है वो किस एक्सिस पर है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, राइट। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 3D स्पेस में प्रेजेंट होता है। 2D स्ट्रक्चर की हम बात नहीं करेंगे, हम 3D की बात करते हैं। तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो ऑर्बिटल्स कहाँ हैं और उसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एल, यानी अगर हमें एल की वैल्यू प्रोवाइडेड है, जैसे एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एल the values of the values of m can be all integral values from -l to +l including 0। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर l की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं m की वो क्या क्या हो सकती हैं? ऑल इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम
-l to +l इंक्लूडिंग 0, यानी 1 को अगर हम -1 में लिखें तो -1, फिर 0 और उसके बाद +1। ये 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं m की। और ये हमें और क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब देखिएगा l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कौन सी सबशेल हुई, ये हुई p सबशेल, ठीक है, p सबशेल की हम बात कर रहे हैं। अब p सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, तो 1, 2 और 3। p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, राइट जिसको ऑर्बिटल्स को हमने कहा था कि हम बॉक्सेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें p सबशेल बनानी है, p की ऑर्बिटल्स बनानी है, तो हम इस तरह से बनाते हैं, ये 3 बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो m है हमें क्या बता रहा है, कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी इन अ पर्टिकुलर सबशेल। तो जो m है, जब हमने L1 लिखा तो m की वैल्यू आई 3, -1, 0, +1। इसका मतलब हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन p सबशेल, 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जिनके एड्रेसेस अलग अलग होते हैं। ये ऑर्बिटल का एड्रेस अलग होगा, इसको हम बोलते हैं px, py और pz, यानी कि ये जो लोब्स होंगे p ऑर्बिटल के x एक्सिस पर, ये जो लोब्स होंगे, 2 लोब्स होंगे वो y एक्सिस पर, और p ऑर्बिटल डंबल शेप होती है, 2 लोब्स होते हैं, वो 2 लोब्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, z एक्सिस पर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी एक पर्टिकुलर सबशेल में, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी अगर हमें एक सबशेल ड्रॉ करनी है तो हम उसमें कितने बॉक्सेस बनाएंगे, कितनी ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखिएगा कि इफ l इज 0, अगर l की वैल्यू 0 है, तो l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किस सबशेल की बात कर रहे हैं, s सबशेल की बात कर रहे हैं। m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, अगर l की वैल्यू 0 है, m भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और कितनी ऑर्बिटल उसके अंदर आएंगी, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आएगी। जितनी m की वैल्यूज है, यानी टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू टोटल ऑर्बिटल। तो m की टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है, सिर्फ एक ही। 0 से कंफ्यूज मत होइएगा कि 0 आ रही है, कोई भी ऑर्बिटल नहीं। 0 का मतलब है एक ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट होगी, वैल्यू तो है 0, एक वैल्यू है, और जितनी वैल्यूज होंगी m की उतनी ही ऑर्बिटल आएंगी। उसके बाद l की वैल्यू अगर 1 दे रखी है, कौन सी सबशेल हुई, p सबशेल हुई। m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, हमने कहा था ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो l की वैल्यू अगर 1 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो टोटल ऑर्बिटल कितनी आई, जितनी वैल्यूज m की हैं, 1, 2, 3 ऑर्बिटल आएंगी इसके अंदर। l की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट d सबशेल। और अगर l की वैल्यू 2 आ रही है तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, फिर से वही वाली चीज हम कंसेप्ट लगाएंगे, -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो इसका पहले माइनस लिखेंगे, तो -2, फिर इंक्रीज करते चलेंगे, -1, 0, +1 और +2। टोटल कितनी वैल्यूज आई m की, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल ऑर्बिटल कितनी आ गई, 5। l की वैल्यू 3 है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट f सबशेल। और अगर f सबशेल है तो m की वैल्यू है ना क्या क्या हो सकती है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, यानी -l से लेके +l इंक्लूडिंग 0। टोटल वैल्यूज कितनी है, 7। तो टोटल ऑर्बिटल कितनी होंगी, 7। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, टोटल ऑर्बिटल। अब आपको शायद ये भी चीज क्लियर हुई हो अगर आपने पढ़ा हो पहले, कि जब हम ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हैं, यानी जब हम बॉक्सेस बनाते हैं, तो जब भी हम s को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी s के लिए बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, तो एक सिंगल बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि s के साथ कितनी ऑर्बिटल आती हैं, आती ही एक है। इस तरीके का बस एक बॉक्स बनता है। जब हम p की बात करते हैं तो हम ऐसे 3 बॉक्सेस बनाते हैं, 3 बॉक्सेस, क्योंकि p के अंदर हमारी 3 ऑर्बिटल आएंगी ये, और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसको भी याद रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जब हम d की बात करते हैं तो 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऑर्बिटल्स आएंगी। हर ऑर्बिटल का एड्रेस अलग अलग होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब हम f की बात करते हैं तो हम इसके अंदर 7 बॉक्सेस बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बॉक्सेस बनते हैं इसके अंदर। क्यों 7 बॉक्सेस बनते हैं जब हम f सबशेल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर। और ये 7 ऑर्बिटल्स ही क्यों प्रेजेंट है, ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से निकली है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकली है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कहाँ से मिला है, हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिला है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हमने जो हेल्प ली है वो हमने ली है, अगेन अभी हम वही वापस चले जाएंगे कि डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल आया था, उसके बेसिस पे हमने ये हेल्प ली है।
तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम जब ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हैं तो एस के लिए 1, पी के लिए 3 बॉक्सेस क्यों बनाते हैं, क्योंकि पी में होती ही 3 ऑर्बिटल है, राइट क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा 1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो हैं उनमें 3 ही वैल्यूज आएंगी, -1, 0 और +1। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं मिला है, ये इलेक्ट्रॉन की अपनी प्रॉपर्टी है। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद अज़ाइमुथल और मैग्नेटिक, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन जिसको हमने पढ़ा था कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवॉल्व कर ही रहा है, साथ ही वो अपनी स्पिन पे भी अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है, ठीक है ना, उसकी अपनी स्पिन आती है, क्लॉकवाइज भी वो मूव करता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। जैसे आपने अर्थ के लिए पढ़ा होगा कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, वो क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है ना। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, आइदर +½ और -½ +½ हम क्लॉकवाइज के लिए लिखते हैं और -½ जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही बताता है ये हमें, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को भी देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए, और जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। बेसिकली हमारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अपना कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं, उसके बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक, जैसे आयरन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसके अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो हो रहा है तो सब्सटेंसेस कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक, और अगर बिल्कुल भी वो क्या बोलेंगे अट्रैक्शन शो नहीं कर रहे हैं या फिर रिपल्ड हो रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस कहलाते हैं डायामैग्नेटिक। तो बेसिकली हमें ये स्पिन क्वांटम नंबर्स जो है वो ये भी बताने में हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या आएंगी। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, अगर हमने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करी है और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है सब्सटेंस का वो 0 हो जाता है। 0 का मतलब सब्सटेंस विल बी डायामैग्नेटिक और इट विल बी रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई भी अट्रैक्शन नहीं आएगा, रिपल्शन शो होगा। अब टोटल वैल्यूज ऑफ एस हमें निकालनी है। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें टोटल वैल्यू ऑफ एस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर पूछा गया है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कितनी स्पिन्स हो सकती हैं, टोटल कितनी स्पिन्स हो सकती हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज आ रहे होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज आ रहे होंगे। और इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग की बात करते हैं एक पर्टिकुलर शेल में, तो हम 2n² रूल या फिर बोर-बरी स्कीम के हिसाब से बताते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालने हैं या टोटल वैल्यूज ऑफ एस अगर हमें निकालनी है, तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने एक एटम में 2n² रूल से, उतनी ही हमारी स्पिन्स आएंगी। इसको अभी हम आगे न्यूमेरिकल में करके देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सपोज अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक कोई एटम है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब टोटल वैल्यूज ऑफ एस भी हमारे पास कितनी आ सकती हैं, 8 पॉसिबल है टोटल वैल्यूज ऑफ एस, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर का कंसेप्ट। बिल्कुल 2 लाइन में क्वांटम नंबर्स क्या हैं। क्वांटम नंबर्स बेसिकली हमें ऑर्बिटल्स के बारे में, या फिर हम ये कहें कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस शेल की, किस सब शेल की, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसकी स्पिन क्या आएगी, वो एक क्लॉकवाइज स्पिन शो करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो करेगा। इसके लिए एक चीज और बता दें कि जब हम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करते हैं और अगर हमें क्लॉकवाइज शो करना है तो हम ऐसे अप एरो बनाते हैं। वही लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, हाफ हेडेड एरो बनाते हैं या फुल हेडेड एरो बनाते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज अगर शो करना है तो ये डाउन एरो आता है और हाफ हेड के साथ या फिर फुल हेड के साथ आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एरो हैं यही आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताते हैं। ये वाली स्पिन कहलाती है कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है विद ऑपोजिट स्पिन, और इस तरह से अगर हमने अरेंज कर रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स
तो ये कहलाती है पैरेलल स्पिन। एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ नहीं आएंगे। इसी क्लास में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आगे जाके। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है विदाउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हर बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है प्रिंसिपल? बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, देखिए समझिए कि हमारे पास अगर एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो जिस तरह से आपकी क्लास में भी क्या होता होगा कि 2 या 3 बच्चे एक ही नाम के, सेम नाम के प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है उनका फर्स्ट नेम भी सेम हो और सर नेम भी सेम हो, लेकिन उनके रोल नंबर्स हमेशा यूनिक होते हैं, वो कभी सेम नहीं होते। इसी तरह से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक ही एटम के अंदर, सिंगल एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर हैं, N, L, M और S, ठीक है। इसमें से फर्स्ट 3 तो सेम हो सकते हैं, N, L और M, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन, वहां पे जाके जो क्वांटम नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तो एक की स्पिन की हम जब बात करते हैं तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, तो स्पिन में जाके डिफर कर जाते हैं। तो no 2 electron in an atom can have the same set of all the 4 quantum numbers. This is said by Pauli's exclusion principle. 3 quantum numbers N, L and M at the most may be the same, but the fourth one, that is a spin, must be different. And one orbital can have 2 electrons with opposite spin. एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं with opposite spin, opposite spin के साथ आएंगे। तो दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद रखिएगा कि जिस तरह से हमारे रोल नंबर्स यूनिक होते हैं क्लास में, उसी तरह से जो क्वांटम नंबर है हर इलेक्ट्रॉन का वो यूनिक है। कभी भी एक ही एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं आएंगे। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी स्टोरी तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम उसको अप्लाई करके ना देख लें, यानी हम उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर लें। तो हम क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 3। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मेन चीफ एनर्जी शेल की जो बात हो रही है, थर्ड शेल की बात हो रही है, उसमें हमें सबशेल्स निकालनी है, उसमें हमें ऑर्बिटल्स निकालनी है ना। ऑर्डर याद है ना, शेल्स होती हैं, उसके अंदर सबशेल्स होती हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? मैंने पॉज इसलिए लिया है कि आप सोचिए, ठीक है। l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? l हमने कहा था n से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, उसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो 0 और n-1। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं? 0 है, 1 है और 2 है। n-1 तक लिया हमने, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। तो 0, 1, 2 l की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। अब उसमें हमें m भी निकालना है, यानी हमें ये भी बताना है कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि दोनों चीजें पूछी गई हैं। सबशेल्स तो निकाल ली हमने, 0, 1, 2। 0 का मतलब क्या हुआ? s सबशेल की बात हो रही है, 1 का मतलब क्या हुआ? p सबशेल, और 2 का मतलब क्या हुआ? d सबशेल की बात हो रही है, ठीक है। और जो थर्ड शेल है उसके अंदर s भी प्रेजेंट होती है, p भी प्रेजेंट होती है और d भी प्रेजेंट होती है। f प्रेजेंट नहीं होगी। f क्यों नहीं प्रेजेंट होगी? क्योंकि यहाँ l की वैल्यू 3 आ ही नहीं रही है, l की वैल्यू जो है वो n से 1 कम ही आएगी। तो f सबशेल जो है वो फोर्थ शेल के साथ शुरू होती है, थर्ड शेल तक f सबशेल स्टार्ट नहीं होती है। अब m की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू भी क्या होगी? सिर्फ 0 ही आएगी, ठीक है। l की वैल्यू 1 है, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? -1, 0, +1, ठीक है। l की वैल्यू 2 है, तो m की पॉसिबल वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2, ये 5 वैल्यूज आ रही हैं। तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी इसके अंदर? 0 है, 1 ऑर्बिटल, 3 वैल्यूज आ रही हैं, 3 ऑर्बिटल और 5 वैल्यूज आ रही हैं, तो 5 ऑर्बिटल। तो टोटल ऑर्बिटल अगर हम बात करें थर्ड में कितनी आई, तो 1 ये है, 3 ये है, 5 ये है, यानी 1 + 3 + 5 = 9।
अब इसको अगर हम शॉर्टकट मेथड से करके देखते तो हम और कैसे निकाल सकते थे ऑर्बिटल, ये तो डिटेल्ड करके आपको दिखा भी दिया कि इतनी ही आएंगी। सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालनी है हमें एक शेल में तो दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। 2n स्क्वायर नहीं है, सिर्फ n स्क्वायर है, यानी जो भी n की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको टोटल ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। देखिए पूरा डिटेल्ड करके जो हमने निकाली वो टोटल ऑर्बिटल्स निकली 9, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला से अगर हम n स्क्वायर फॉर्मूला से अगर हम टोटल ऑर्बिटल्स निकालते तो n की वैल्यू थी 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 ऑर्बिटल्स आ रही हैं। और वो हमने यहाँ पे चेक करके भी देख लिया कि 9 ऑर्बिटल्स कैसे आ रही हैं, 1 + 3 + 5, 9 ऑर्बिटल्स थी। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल अगर हमें निकालना है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये सबशेल क्या थी P, और इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल्स आ रही थी 3। ये सबशेल क्या थी D, L = 2, तो इसका मतलब D सबशेल, इसमें कितनी ऑर्बिटल्स आ रही थी 5। इसको भी अगर हम शॉर्टकट मेथड से निकालना चाहें तो फॉर्मूला है 2l + 1, 2l + 1। L समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे, एजाइमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। जो भी L की वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल L की वैल्यू अगर 2 दे रखी थी तो 2 × 2 + 1 यानी कि 5, और यहाँ कितनी होती हैं ऑर्बिटल्स 5। तो दीज आर द शॉर्टकट मेथड्स और फॉर्मूला थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ठीक है, कि एक शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है ना। जैसे थर्ड शेल है तो टोटल ऑर्बिटल्स इसके अंदर कितनी होंगी 9, या पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी। तो P सबशेल में जैसे हमें पता है 3 ही होती हैं और D में 5 होती हैं, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 2l + 1 रूल से भी हम कर सकते हैं। सेकेंड देखिएगा न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा है, और ऐसे ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलते हैं कि राइट द वैल्यूज ऑफ एजाइमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स फॉर n = 2। इसके लिए एजाइमुथल लिखना है, मैग्नेटिक लिखना है। तो एजाइमुथल क्वांटम नंबर यानी कि हम बात कर रहे हैं L की, और मैग्नेटिक यानी कि M की। N की वैल्यू गिवन है, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो पॉसिबल वैल्यूज L की क्या हो सकती हैं, 0 और 1। M की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, यहाँ से लेके चलेंगे, -1 है, 0 है और +1 है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी एजाइमुथल और मैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन अगर यही यहाँ पे दिया होता n = 2 और L = सिर्फ 0 दिया होता, और ऑर्बिटल नोटेशन आपसे पूछा जाता है कि किस ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो क्या आप बता सकते थे बेसिकली किस ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो n = 2 और L = 0 मतलब s। ये आ गया आपका 2s ऑर्बिटल का नोटेशन। और इसी को वाइस वर्सा करके दे देते हैं कि आपको दे देते हैं कि 3D, और इसके लिए आपसे कहा जाता है कि आपको क्वांटम नंबर्स लिखने हैं, 3D के लिए क्वांटम नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। 3 क्वांटम नंबर्स n, L और m। तो कैसे लिखेंगे, n कहाँ से मिलता है हमें, ये जो मेन एनर्जी शेल लगी हुई है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू क्या होगी। अब कंफ्यूज इससे मत होइएगा कि n की वैल्यू अगर 3 है तो L की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2 तक जा सकती हैं। नहीं, यहाँ देखिए बहुत क्लियरली D लिखा हुआ है, 3D के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको सबशेल यहाँ पे बता रखी है कि किस सबशेल की बात हो रही है। तो D अगर सबशेल है तो L की वैल्यू क्या होती है 2, तो n = 3 हो गया, L = 2 हो गया। और साथ ही साथ पूछा गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब सारे पॉसिबल हैं। L की वैल्यू 2 है तो इट कैन बी -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं। आपसे कहा गया है कि 2s के लिए आपको n, L और m बताना है क्या होगा 2s के लिए, ठीक है ना। तो 2s, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, s दे रखा है तो L की वैल्यू कितनी होगी 0, और अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आएगी। तो ये आ गए क्वांटम नंबर्स फॉर 2s के लिए आ गए। थर्ड देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, कैलकुलेट टोटल वैल्यूज ऑफ L, M and S फॉर n = 3। टोटल वैल्यूज पूछी हैं कि L, M और S की टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी, अलग अलग नहीं पूछी हैं। n = 3, तो टोटल वैल्यूज ऑफ L, ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो L की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, अगर n होता है, n = 3 होता है तो 0, 1, 2 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो टोटल वैल्यूज ऑफ L हमेशा n के ही बराबर होती है, वो कितनी हो जाएगी 3, ठीक है।
यहाँ पे आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। n इज इक्वल टू अगर 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 1 2, टोटल वैल्यूज कितनी हुई 1 2 3, 3 वैल्यूज आ रही हैं l की। m की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है हमने बताया था, m मतलब क्या, हमें ऑर्बिटल्स पता चलनी है कि कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। n स्क्वायर रूल हम लगाते हैं, n की वैल्यू 3 है तो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी 9 ऑर्बिटल्स हमारे पास आ जाएंगी उस पर्टिकुलर शेल के अंदर। ठीक, टोटल वैल्यूज ऑफ s निकालने के लिए हम 2n स्क्वायर रूल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 3 है 18, तो टोटल वैल्यूज ऑफ s हमारे पास जो आएंगी वो 18 वैल्यूज होंगी। तो टोटल वैल्यूज निकालने के लिए ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है जिससे हम टोटल वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि l जो है वो हमेशा n के ही बराबर होता है जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, और टोटल वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, यानी कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी उस पर्टिकुलर शेल के अंदर, तो हम n स्क्वायर रूल के हिसाब से चलते हैं। n, जिसको हमने अभी ऊपर भी एक प्रॉब्लम में, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में भी सॉल्व करके देखा था कि अगर n की वैल्यू हमारी जो है वो 3 दे रखी है तो टोटल ऑर्बिटल्स जो आती हैं वो 9 होती हैं। s की 1, p की 3, s की 1, p की 3 और d की 5, तो 5 3 8 और एक 9 आ रही है। ठीक है, और एक एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी 9 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 आ जाएगा आपका। तो चाहे आप 2n स्क्वायर रूल से करिए या जितनी भी आपकी यहाँ पे n की वैल्यूज आई हैं उसको आप डबल कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर। ऑन दिस लास्ट पेज ऑफ द क्लास I have 3 questions for you, जिसमें से पहला क्वेश्चन यही है कि जो हमने बात करी थी कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ ही क्यों होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम हैव एंटी पैरेलल स्पिन। इन्होंने हीलियम के रेफरेंस में दिया है, लेकिन ये किसी भी ऑर्बिटल के साथ होता है कि एंटी पैरेलल स्पिन होती है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या कि एक अप स्पिन होगी तो एक डाउन स्पिन होगी, एक ऑपोजिट स्पिन होगी उसकी, मतलब एक प्लस हाफ होगी और एक माइनस हाफ होगी। ठीक है, वाई डू दे डू नॉट हैव अ पैरेलल स्पिन, तो ऑपोजिट स्पिन या पेयर्ड स्पिन कैसी होती है, ये एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। और पैरेलल स्पिन या तो ऐसे हो सकती है ये ऐसे भी हो सकती है कि दोनों जो है वो नीचे की तरफ बना दिए, एरो के हेड हमने नीचे की तरफ बना दिए, ये लाती है पैरेलल, दोनों एक ही डायरेक्शन में है पैरेलल। तो ये कह रहे हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, ठीक है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 1s ऑर्बिटल में होते हैं, उनकी एंटी पैरेलल स्पिन क्यों होती है, पैरेलल स्पिन क्यों नहीं होती। बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, देखिएगा क्या कि एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच अदर एंड डेवलप म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी स्पिन से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं, तो एक क्लॉकवाइज चला उसने मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट किया, एक एंटी क्लॉकवाइज चला उसने उसी मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर दिया। तो जब मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो दे डेवलप म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, जब ये अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेसिकली उस पर्टिकुलर एटम की, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हेंस दीज इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम मेक इट स्टेबल। तो दिस इज द आंसर विच इज प्रोवाइडेड इन नोट्स ऑल्सो, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा अलॉन्ग विद द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हमने डिस्कस किया था कि विच क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आंसर इज स्पिन क्वांटम नंबर। 3 वेरिएबल्स हमें मिले थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं मिला है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, that which of the following set of quantum numbers is an impossible arrangement। 4 अरेंजमेंट दे रखे हैं ये क्वांटम नंबर्स के, जिसमें से पूछा है कि एक पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको सारे क्वांटम नंबर्स को बहुत केयरफुली देखना है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 दे रखी है, पॉसिबल है, सही है। और अगर l की वैल्यू 2 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, -2 -1, यानी ये -2 भी पॉसिबल है। s क्या हो सकता है, +½ हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 1 2 3, यानी यहाँ l 0 दे रखा है, ये पॉसिबल है। और l की वैल्यू अगर 0 है तो m भी पॉसिबल है, और s जो है वो +½ वो भी पॉसिबल है। थर्ड वाले कॉम्बिनेशन में जो सेट बनाया है इसमें n की वैल्यू दी है 3, ओके फाइन। l की वैल्यू 2 दे रखी है, ओके फाइन, क्योंकि n अगर 3 है तो l 0 1 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। m दे दिया -3, हमने पहले भी बात करी थी कि m की वैल्यू l से बड़ी नहीं हो सकती।
अगर L की वैल्यू 2 है तो M की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, -2 -1 करके, -3 तो नहीं हो सकती, दिस इज रॉन्ग। S ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया। तो इसमें से एक ही होना था इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, हमें मिल गया। फिर भी हम फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। फोर्थ में क्या स्टोरी है, N है फिफ्थ, यानी फिफ्थ शेल की बात हो रही है, फिफ्थ एनर्जी शेल की बात हो रही है। और अगर N की वैल्यू 5 है तो L की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 तक 0 1 2 3 4 तक जा सकती है। 3 आ रहा है, ठीक है। M 0 भी हो सकता है, S हाफ भी हो सकता है, यानी आउट ऑफ दीज 4 दिस थर्ड वन, दिस इज एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, ये नहीं हो सकता। L की वैल्यू अगर 2 हो तो M की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। तो हमने थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए क्वांटम नंबर्स पे, और एक लाइन में फिर से समराइज कर लें कि क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बस इतना कि क्वांटम नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल की, किस सब शेल की, किस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा और उसकी स्पिन क्या आएगी, वो क्लॉकवाइज आ रहा होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब हमें नंबर्स दिए रहते हैं और उसी से ही हमें आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। जैसे 2p दे दिया, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, या ये दे दिया कि n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा। तो n की वैल्यू अगर 2 आ रही है और l की वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 2s में प्रेजेंट है, यानी सेकेंड शेल की s सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कंसेप्ट है क्वांटम नंबर्स का। नोट्स पढ़ लीजिएगा और अपनी नोट्स कॉपी में नोट्स का जो पीडीएफ प्रोवाइडेड है क्लास में उसको कॉपी कर लीजिएगा अलोंग विद द क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको बेटा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और असाइनमेंट को टाइमली सबमिट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।